आज हम बच्चों रसायन विज्ञान के अंतर्गत इकाई 4th में जो आपको टॉपिक दिया है रासायनिक ऊष्मागतिकी, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस यूनिट से कुल 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न 1 नंबर का होता है और एक प्रश्न जो होता है वो 4 नंबर का होता है। अपने को आज जो अध्ययन करना है उसे अपन कुछ इस तरह से टॉपिक वाइज बांट देते हैं कि अपने को अध्ययन जो आज करना है, कोशिश करेंगे अपन इन सबको लेने का जो रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत है। उसमें सर्वप्रथम अपन प्रस्तावना देखेंगे कि रासायनिक बल गति आखिर होती क्या है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन किस बात का करते हैं। उसके बाद अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर है। फिर उस अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर के 2 भाग बांटे हैं। एक है औसत अभिक्रिया वेग क्या चीज होती है, दूसरा ताक्षणिक अभिक्रिया वेग क्या चीज होती है, इसका अध्ययन करना है। फिर इसके बाद अभिक्रिया दर वेग की इकाई, उसकी यूनिट निकालना है। ठीक है, उसके बाद उस अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। ठीक है, उसके पश्चात अपन आएंगे द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, जो अपन ने पिछले साल पढ़े है ना। इसके बाद आ जाते हैं अपन द्रव अनुपाती क्रिया का नियम हो जाएगा, तब वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक या वेग नियतांक या दर, इसको वेग के स्थान पर अपन दर भी कह सकते हैं, क्या होता है। जब यह अध्ययन कर लेंगे अपन, उसके बाद अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर करेंगे, अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद वेग नियम और द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में अंतर देखेंगे कि द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है और वेग नियम क्या कहता है। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि, फिर इसके बाद अणुसंख्यकता और फिर अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता में अंतर होगा। अब अपन ये सब टॉपिक को एक के बाद एक पढ़ना शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम अपन आते हैं प्रस्तावना में। ठीक है, तो प्रस्तावना के अंतर्गत अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन, उसकी क्रियाविधि, वो कितने समय में पूर्ण होगी, ठीक है ना, और वो किस तरीके से पूर्ण होगी, इस मतलब संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन या क्रियाविधि जो होती है रासायनिक अभिक्रिया की, उसे अपन 2 आधार पर उसका अध्ययन 2 आधार पर कर सकते हैं। एक है ऊष्मागतिकी के आधार पर और दूसरा है रासायनिक बल गतिकी के आधार पर। जब अपन ऊष्मागतिकी के आधार पर करने जाते हैं तो अपन कहते हैं कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने या उसकी दिशा या उसकी क्रियाविधि का अध्ययन उस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन के आधार पर करते हैं। ठीक है ना, ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन के आधार पर करते हैं। पिछले साल जब अपन ऊष्मागतिकी पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के स्पॉन्टेनियसली होने या किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए डेल्टा जी का मान जो है वो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए और डेल्टा एस का मान जो है वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है ना, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक और डेल्टा एस का मान धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की मूल जो अपना क्या कहना चाहिए मूलभूत कारण होते हैं किसी रासायनिक। इससे ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ऊष्मागतिकी प्रक्रम में एक कमी थी, वो ये कि इस से हमको अभिक्रिया के वेग और किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना, किसी अभिक्रिया के वेग के विषय में पता नहीं चलता और किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने में कितना समय लगेगा इस बात का पता नहीं चलता। इसका निर्धारण हम ऊष्मा बल गतिकी के आधार पर कहते हैं। तो बल गतिकी क्या है, इस रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का पता कर सकते हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के दर के द्वारा उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का पता लगाते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न होगी इस बात का पता लगाते हैं। वास्तव में क्या हुआ, वास्तव में ये हुआ कि बल गतिकी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स ऑल।
ठीक है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया के दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, बलगतिकी कहलाती है। यह सीधी सी बात है कि दैट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया की दर को ही हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अपन इसमें आते हैं कि अपन किसी रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, कितने भागों में बांट सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम प्राय 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तीव्र अभिक्रिया, ठीक, दूसरा मंद अभिक्रिया या अति मंद अभिक्रिया, ठीक है, और तीसरा सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और सामान्य अभिक्रिया। तीव्र या तात्क्षणिक भी इसको कह सकते हैं अपन, तात्क्षणिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ये मूलतः आयनिक अभिक्रियाएं हैं। आयनिक जानते हो ना, पिछले साल अपन ने वैद्युत अपघटन पढ़े थे। आयनिक अभिक्रिया, उदाहरण के लिए अगर अपन ने लिए सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया की NaCl से, तो ये तीव्रता से अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा, ठीक है ना। ये तात्क्षणिक, ये तीव्र अभिक्रिया है। अति मंद अभिक्रियाएं जैसे कि अपन डायमंड ले रहे हैं, ठीक है, और डायमंड से हीरा से ग्रेफाइट का बनना, ठीक है, डायमंड से ग्रेफाइट का बनना। अब डायमंड से ग्रेफाइट का बनना आप अध्ययन किए हो, कभी आपने डायमंड से ग्रेफाइट बनते सुना भी नहीं होगा। ये इतनी मंद अभिक्रिया है कि इसे भी अपन इसका पता नहीं लगा सकते कि अभिक्रिया कब संपन्न हो रही है, ठीक है ना। डायमंड से ग्रेफाइट बनना आप समझ सकते हो। और तीसरी अखबार हुई सामान्य अभिक्रियाएं। इसमें लगभग सभी प्रकार की अभिक्रियाएं इसी सामान्य अभिक्रियाओं में आती है, ठीक है ना, इसी सामान्य अभिक्रिया में आती है। उदाहरण के लिए 2HI का अगर वियोजन हो रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा H2 + I, ठीक है ना। इसे अपन सामान्य अभिक्रिया कहेंगे। अब इनमें रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करना यहाँ तो संभव नहीं है, यहाँ पे भी संभव नहीं है, ठीक है ना। ये इतनी तीव्रता से होती है कि संभव नहीं है रासायनिक बलगति का अध्ययन करना, या अभिक्रिया का वेग का पता करना, क्रियाविधि का पता करना, ये इतनी मंद होती है कि यहाँ पे भी संभव नहीं है। जो कुछ भी अपन रासायनिक बलगतिकी का अंतर्गत का अध्ययन कर सकते हैं वो सामान्य अभिक्रियाओं के लिए करते हैं, क्योंकि और लगभग सभी प्रकार की अभिक्रियाएं, जो मैक्सिमम अभिक्रियाएं जो होती हैं वो सामान्य अभिक्रियाएं ही होती है, ठीक है। तो ये अपन अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर बोलते हैं। इसके बाद अभिक्रिया का वेग क्या होता है अपन इसे देखते हैं, ठीक है। अभिक्रिया वेग, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग वास्तव में उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक, या दर, ठीक। अब ये दर शब्द आ गया। दर शब्द अपने आप में ही इस बात का द्योतक होता है कि हम समय की बात कर रहे हैं। तो क्रिया कारकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, समय के साथ होने वाला परिवर्तन, ठीक। क्रिया कारकों की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, क्योंकि इसमें दर लगा है इसलिए अपन समय जरूर लेते हैं। तो क्रिया कारकों की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। वास्तव में अपन क्या कह सकते हैं, इसमें 2 भागों में बढ़ सकते हैं। पहला कह सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी, ठीक है,
अभिकारकों की, क्रियाकारकों की सांद्रता जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी कम होती जाएगी, और क्या बढ़ता जाएगा, क्रियाफल। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्रियाफलों की सांद्रता में समय अंतराल या समय के साथ होने वाली वृद्धि को अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है ना, अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब यदि अपन इसको रेट ऑफ रिएक्शन को देखें तो कैसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी के बटे समय अंतराल। ठीक है, या दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन, क्रियाफल के आधार पर, क्रियाफलों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि के बटे समय अंतराल। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है ना, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसके बाद अपन आते हैं औसत अभिक्रिया वेग। ठीक है, ठीक है, औसत अभिक्रिया वेग या औसत अभिक्रिया दर। ठीक है ना, एवरेज, औसत अभिक्रिया वेग या एवरेज अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग। ठीक है ना, इसमें हम डेल्टा का यूज करते हैं। ये डेल्टा इज अ लार्ज चेंज। ठीक है, लार्ज चेंज या अपन बोले लार्ज समय अंतराल। ठीक है ना, अधिक समय अंतराल या लार्ज समय अंतराल के लिए इसे लिया जाता है। ठीक है ना, या बड़े समय अंतराल के लिए। ठीक है, बड़े समय अंतराल। ठीक, जैसा कि है औसत, ये एवरेज है। ठीक है ना, रेट है, एवरेज रेट है। उदाहरण के लिए हमको बालाघाट से सिवनी जाना है। ठीक, तो बालाघाट से सिवनी जाने में यदि हमको मान लो कि 90 किलोमीटर है तो अपने को 180 मिनट लगे, तो अपना जो वो है रेट है वो कितना हो जाएगा, वो अपन 180 किलोमीटर 180 मिनट चल के 90 किलोमीटर पहुंच रहे हैं, मतलब आधा किलोमीटर अपनी रफ्तार पर मिनट हो सकती है, आएगी। ठीक है ना, तो इस आधार पर बड़े चेंज के लिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी रफ्तार से दौड़े हो। ठीक है ना, बीच में ब्रेक भी लगा सकते हैं अपन, कम देरी से धीमे भी कर सकते हैं गाड़ी को, या कभी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ओवर एंड ऑल लेते हैं। जब ओवर एंड ऑल लिया जाता है, ठीक है ना, तब इसे हम क्या कहते हैं, औसत अभिक्रिया वेग या औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। ठीक है ना, मान लो अगर अपन कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं जिसमें R परिवर्तित हो रहा है P में, ठीक है ना, मतलब रिएक्टेंट परिवर्तित हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट अगर परिवर्तित हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रारंभ में ठीक है, R बराबर से है R1, ठीक है, और समय बराबर से है T1, ठीक है, और अंत में यह रासायनिक अभिक्रिया समाप्त होने पर R बराबर से है R2, तो इस समय बराबर से हो जाएगा T2। ठीक है, तब अपन रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अपन लिख सकते हैं क्या, R1 माइनस R2 अपॉन T1 माइनस T2, या इसके स्थान पर डेल्टा यूज कर सकते हैं, तो डेल्टा R अपॉन
डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है, इसलिए यहां पर माइनस लिखते हैं। अब इस माइनस का कोई गणितीय मतलब नहीं है, इस माइनस का कोई गणितीय मतलब या कोई गणितीय मान नहीं होता, क्योंकि क्रियाकारकों की सांद्रता घटती है, इसलिए हम क्रियाकारकों के साथ माइनस लगाते हैं। अब इसी को अगर अपन प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी प्रोडक्ट के लिए। लेकिन वहां पर अपन माइनस या यहां पर प्लस लिखते हैं या माइनस नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, इसलिए उसमें प्लस लिखते हैं, और क्रियाफल की मात्रा समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, इसलिए उसमें अपन प्लस रखते हैं। और क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ कमी होती रही है, माइनस वास्तव में क्रियाकारकों की सांद्रता में होने वाली कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, कमी को प्रदर्शित करता है। अब यदि ऐसी अपन एक और एग्जांपल ले लें, उदाहरण के लिए A धन B इज इक्वल टू C धन D। इसके लिए अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अपन कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T बराबर से माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T बराबर से डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T, ये प्लस हो जाएगा, और यहां हो जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा T। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। या अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो भी अपन लिख रहे हैं सब एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर होने के कारण अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T बराबर से माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T बराबर से प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T, ठीक है, बराबर से प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा T। इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइंदा भी इसे अपन इसी तरीके से लिखेंगे, इसमें है क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर, ठीक है। अब अपन आते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया में, ठीक है, तात्क्षणिक अभिक्रिया। अब यहां अपन लिखेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया, ठीक, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर, या ठीक है, तात्क्षणिक अभिक्रिया। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया जो होती है, जैसे अपन ने यहां पर लिया था अभी एवरेज रिएक्शन में, एवरेज रिएक्शन जैसे अपन 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में निकाल सकते हैं, या 10 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच की अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर निकालते हैं। तात्क्षणिक जो होता है, अब ये लार्ज क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है ना, यहां पर यह हो जाती है स्मॉल क्वांटिटी, अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल चेंज के लिए या क्षणिक समय के लिए, ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज के लिए या क्षणिक समय के लिए, ठीक है, या छोटे समय अंतराल के लिए, छोटे समय अंतराल के लिए, छोटे समय अंतराल, ठीक, छोटे समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को हम उसकी तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए अब जैसे अपन यहाँ 10 सेकंड से 20 सेकंड ले रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 सेकंड से 12 सेकंड या 10 मिनट से 12 मिनट के बीच का अंतर जब अपन लेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन वहां सिवनी से बालाघाट से कहां जा रहे थे, बालाघाट से सिवनी, ठीक,
तो वहां पे पूरे बालाघाट से सिवनी के बीच लगने वाले समय को पहुंचने में लगने वाला समय लिए। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, बालाघाट से पहले लालबर्रा, ठीक, फिर उसके बाद लालबर्रा से बरघाट, ठीक, और फिर उसके बाद बरघाट से सिवनी पहुंचने में लगने वाला समय अलग अलग, ठीक है ना। इस तरीके से अपन ताक्षणिक और औसत वेग को समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि ये सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है, इसलिए अपन डेल्टा के स्थान पर, ठीक है ना, एक अवकलन का उपयोग करते हैं। ये डिफरेंशियल का यूज करते हैं, डिफरेंशियल डी का उपयोग करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल टी के स्थान पर डी एक्स अपॉन डी टी का यूज किया जाता है, डी एक्स अपॉन डी टी का यूज किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं अपन, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, हो रही है जिसमें A प्लस 2B इज इक्वल टू चेंज हो रहे हैं किसमें, टू सी प्लस D, ठीक है ना। इसके लिए अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिखने के लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो होगी डेल अपॉन डेल टी कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस होगा, और इसी तरीके से बराबर से -1/2, क्योंकि ये रस समीकरण मिति है, ठीक है ना। इस रस समीकरण मिति को अपन किस में लेते हैं, रस समीकरण मिति को अनुपात में लेते हैं, ठीक है ना। ये रस समीकरण मिति अनुपात है, ठीक, ये इसलिए 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, ठीक, इज इक्वल टू, फिर ये रस समीकरण मिति है -1/2, अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि क्रिया कारक है, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, ठीक, बराबर से डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक। एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं अपन, उदाहरण के लिए अमोनिया का निर्माण NH2 प्लस H2 इज इक्वल टू ट्वाइस NH3, ट्वाइस है तो ले इसको N2 ये 3, ठीक, उल्टा कर दो, थ्राइस H2 प्लस N2, ठीक, थ्राइस H2 प्लस N2, ये अभिक्रिया हो रही है अमोनिया निर्माण, ठीक। इसको अपन ताक्षणिक अभिक्रिया वेग के रूप में किस तरीके से प्रकट करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अपन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक, ये रस समीकरण मिति में लेंगे, ये हो जाएगा -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डी टी बराबर से माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डी टी बराबर से प्लस हो जाएगा, और समीकरण मिति 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डी। तो ये एक नंबर का प्रश्न आता है कि किसी दिए गए रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया वेग या ताक्षणिक अभिक्रिया वेग के रूप में व्यक्त करो। इसके बाद अपन यहाँ आ रहे हैं अभिक्रिया की इकाई, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग की इकाई। तो अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग की इकाई अपन अभी देख के आ रहे हैं, सांद्रता है ये, ठीक है। तो मतलब अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग की इकाई कितनी हो जाएगी, ठीक, मोल लीटर इनवर्स, और ये समय ऊपर आ जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ये अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग की इकाई होती है। ये है सक्रिय सांद्रता या सांद्रता को किस में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में, ठीक है ना। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड के रूप में अभिक्रिया की इकाई होती
है। ठीक, अभिक्रिया की इकाई के बाद अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, ये प्रश्न एक सीधा 4 नंबर का प्रश्न आता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हो जाएगा क्रिया कारकों की सांद्रता। ठीक है ना। अब सांद्रता का क्रिया कारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो, इनके विषय में आप पहले से पढ़े हो। क्रिया कारकों की सांद्रता जब अधिक होती है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी या किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने की गति भी अधिक होती है। उदाहरण के लिए अपन किसी लकड़ी को जला रहे हैं, तो लकड़ी को जलाने के लिए एक तो अपन ने कमरे के अंदर में जला रहे हैं और दूसरा अपन कमरे के बाहर। तो आप जब जलाते हैं तो आप जलाने की प्रक्रिया को देखे भी हो कि अपन उसमें उसको फूंकते हैं, ठीक है ना, उसमें गैस डालते हैं। कारण क्या होता है, अपन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ठीक इसी तरीके से अगर आप कमरे के अंदर में, एक तो वैसे भी कमरे के अंदर में अपने को लकड़ी या इत्यादि कोई चीज जलानी नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और वो हेमोग्लोबिन के साथ जोड़ के विषैला रूप धारण कर सकती है। ठीक है ना। तो लेकिन कमरे के अंदर अगर अपन इसको जलाएं तो अभिक्रिया धीमी होगी क्योंकि ऑक्सीजन कम मात्रा में होगी। लेकिन अगर कमरे के बाहर पर जलाएं तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में, क्रिया कारक अधिक होने के कारण वहां पर लकड़ी अच्छे से जलेगी। तो मतलब क्या हुआ, क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है क्या, अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है ना, अभिक्रिया का वेग। दूसरा है अपन रखेंगे ताप का प्रभाव। ठीक, ताप का प्रभाव, ये आ गए अपन यहाँ ताप पे। ठीक है ना, ताप का प्रभाव। तो ताप के आधार पर अपन ने देखा है कि क्या होता है, ताप से गतिज जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा वो बढ़ जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, या क्रिया कारकों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी तीव्र हो जाएगा। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति जो होती है वो दुगनी हो जाती है। ठीक, अभिक्रिया की गति जो होगी वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, डबल हो जाती है। ठीक, इसके बाद ये ताप हो गया। ताप के पश्चात अपन आ जाते हैं किसमें, दाब में। ठीक है, तीसरा दाब। तो दाब का प्रभाव किन में पड़ता है, दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं में पड़ता है, गैसीय अभिक्रिया। ठीक है ना। तो गैसीय अभिक्रिया की क्रियाविधि, गैसीय अभिक्रिया की दर या गैसीय अभिक्रिया का वेग जो होता है वो दाब के द्वारा प्रभावित होता है या दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इसके बाद अपन आते हैं क्रिया कारकों की प्रकृति। चौथा, यह अभिकारकों की प्रकृति, क्रिया कारकों की प्रकृति। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब अपन जानते हैं कि क्रिया कारक, या इसको अपन लिख सकते हैं क्रिया कारक और उत्पाद की प्रकृति। ठीक, क्रिया कारक या उत्पाद की प्रकृति। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम जानते हैं क्रिया कारकों के बीच में जो बंध होंगे वो टूटेंगे और उत्पाद के बीच बंध बनेंगे। मतलब पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। तो पुराने बंध या क्रिया कारकों के बंध जितनी तीव्रता से टूट जाते हैं, जितनी आसानी से टूटते हैं, अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। और क्रियाफल के बीच बनने वाला बंध जितनी जल्दी, जितनी सरलता से बनता है, एक जितनी सरलता से टूटता है, दूसरा जितनी सरलता से बनता है, उतने ही अभिक्रिया की दर अधिक होती है या हो जाएगी। इसके बाद आया उत्प्रेरक। ठीक, तो उत्प्रेरक वे होते हैं, आप जानते हो, जो स्वयं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग या रासायनिक अभिक्रिया की
गति को बढ़ा देते हैं या वेग को अधिक कर देते हैं। इसके बाद आया सतह का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। किसकी सतह का? क्रियाकारकों की सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्रियाकारकों की सतह का क्षेत्रफल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया के वेग से। अब ऑब्वियसली एक अपन ने क्रियाकारक लिया, ठीक है ना, बड़ा सा, इसको पानी में डाल रहे, नमक है, नमक बड़ा सा, पर नमक का ढेला लिया, उसको पानी में डाला तो ये देर से खुलेगा। और अगर अपन ने इसी को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, तो ब्रेक करने पर क्या होगा? ब्रेक करने पर सतह का क्षेत्रफल या क्रियाकारक सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये सब ब्रेक हो जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण वो पानी के अधिक संपर्क में आ जाएगा और जल्दी पानी में घुल जाएगा। ठीक है ना, ये होता है कि सतह के क्षेत्रफल, मतलब सतह का क्षेत्रफल भी जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद लास्ट में अपन ले रहे हैं विकिरण। ठीक है, विकिरण। तो विकिरण क्या प्रभाव क्या होता है अपन ने देखे। क्लोरीन की अभिक्रिया में अगर अपन उस पर अल्ट्रावायलेट रेज या सन का इफेक्ट डालें तो क्लोरीन क्या होता है, जल्दी से अपने आयनों के रूप में या मूलक के रूप में विभक्त होता है। तो हैलोजन पर अपन ने इसका अध्ययन किए तो मुख्यतः ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर विकिरण का प्रभाव पड़ता है और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर विकिरण के कारण विकिरणों के प्रभाव से बढ़ जाती है। ठीक है, इसके पश्चात अपन आते हैं द्रव अनुपाती क्रिया के नियम। पिछले साल द्रव अनुपाती क्रिया का नियम आपने रासायनिक साम्य के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, रासायनिक साम्य के अंतर्गत पढ़ा था द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। इसे किसने दिया था? इसे गुलबर्ड और वागे ने दिया। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, इसे गुलबर्ग और वाजे ने दिया था, या वेज, गुलबर्ग एंड वेज ने दिया था। ठीक, गुलबर्ग और वेज ने दिया था। और उसमें आप द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में मान लो अपन अभिक्रिया कर रहे हैं, ए और बी मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में आपने गुलबर्ग और वागे ने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सक्रिय सांद्रता B और सक्रिय सांद्रता A के गुणनफल के। अगर आप इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जाएगी K, एक नियतांक रखना पड़ेगा। ठीक है, इस नियतांक को अपन क्या कह सकते हैं? वेग नियतांक। यहां पर K इज इक्वल टू वेग नियतांक होगा। ठीक है, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक या रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा। तो अब गुलबर्ग और वागे ने क्या बोला था? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है ना, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के बराबर होती है।
ठीक है। तो किस ये अपन ने पिछले साल पढ़े थे, या बराबर ना बोलकर अपन क्या बोले के समानुपाती, ठीक। यहां से रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये अपन ने पढ़े थे, या अभिकारकों और क्रियाकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। आगे चलकर उन्होंने बोला कोई अगर अभिक्रिया साम्यावस्था में है तो अभिकारक और ये क्रियाकारक दोनों की सांद्रताओं के सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक। इसके बाद अपन यहां पर आते हैं वेग समीकरण में, ठीक। वेग समीकरण, इसी को अपन बोल सकते हैं वेग व्यंजक, ठीक, और या वेग नियम, ठीक। वेग समीकरण, वेग व्यंजक, वेग नियतांक, वेग नियतांक एक ही बात है, नियतांक, ठीक। वेग नियतांक, तो वेग नियतांक के लिए अपन वही द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से लेते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना होता है, K इंटू A इंटू B, सक्रिय सांद्रता A और सक्रिय सांद्रता B। यदि A सक्रिय सांद्रता अभिकारक A की सांद्रता बराबर से 1 और इसी तरीके से अभिकारक B की सांद्रता बराबर से 1 मान लिया जाए, ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर से K, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर से K हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेग स्थिरांक अपन क्या पढ़ रहे हैं, वेग समीकरण, वेग व्यंजक, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक, ठीक है ना। वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक, ठीक। वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक या नियतांक, वेग स्थिरांक या वेग नियतांक किसी अभिक्रिया का वह वेग है, ठीक है, वह वेग है, ये वेग है, और ये के दिनों में अपन वेग स्थिरांक या वेग नियतांक किसी अभिक्रिया का वह वेग है जब अभिकारकों की सांद्रता कितनी माने अपन ने, 1, मतलब क्या हो जाती है, इकाई होती है, ठीक, जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है, ठीक है ना। तो वेग स्थिरांक या वेग नियतांक, जो इसको अपन K से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये वास्तव में रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है, या वह वेग होता है जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो जाती है, या अभिकारकों की सांद्रता इकाई लेने पर रेट ऑफ रिएक्शन के या वेग नियतांक जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब इसके लक्षण है, पहला इसका मान, या अपन क्या बोले इसके लक्षण में, इसको बिठा देते हैं अपन, क्योंकि ये जो K होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका मान बढ़ने पर, इसका मान और अभिक्रिया के वेग का माप है एक्चुअली, ठीक है ना। इसका मान अधिक होने पर, इसका मान बढ़ने पर क्या होगा, अभिक्रिया का, इसका मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसका मान बढ़ने पर अपन क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया की तीव्रता में वृद्धि होगी,
ठीक है ना। इसका मान बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी या इसका मान बढ़ने पर अभिक्रिया तीव्र होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये अभिक्रिया जो होता है के और अभिक्रिया की दर एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है ना। दूसरा, नियत ताप पर इसका मान नियत होता है, ठीक। अब ताप परिवर्तित करने पर, ताप परिवर्तन पर इसका मान, किसका मान, वेग नियतांक, वेग स्थिरांक, दर नियतांक, दर स्थिरांक जिसे अपन कह रहे हैं, ठीक है ना, इसका मान, या सीधी सी बात है के का, ठीक है ना, के का मान ताप परिवर्तन पर इसका मान परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फिर ये क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कहां निर्भर कर रहा है, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ठीक है। तो क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं, ठीक। और लास्ट में इसकी इकाई, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो ये इसके लक्षण हो गए। कभी कभी वेग नियतांक, वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखो, यह भी प्रश्न आ सकता है, इसीलिए अपन ने इसको लिखे, ठीक है। इसके पश्चात अपन इसमें एक और प्रश्न आता है जो अपन ने आगे लिखे हैं, वो है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक, या इसी के में अंतर क्या है। ठीक है, अभिक्रिया दर या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग, और दूसरा दर स्थिरांक, ठीक है, में संबंध। तो अभिक्रिया का वेग समय के साथ क्रिया कारकों की सांद्रता में, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली कमी या किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, क्रिया कारकों की सांद्रता में होने वाली कमी, मतलब -dx/dt, व क्रियाफल की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, मतलब dx/dt होती है, ठीक। शुरू में पढ़े थे अपन ने, क्रिया कारकों की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है ना। और इसके लिए क्या कहेंगे कि ये वेग क्या है, स्थिरांक है, या क्या है, ये नियतांक है, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, इसका मान बराबर से होता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब dx/dt इज इक्वल टू के और ए की सांद्रता, ठीक है ना। dx/dt बराबर से के ए की सांद्रता, ठीक है ना, ये होता है, ये नियतांक है, स्थिरांक है, ठीक है। इसके बाद ये अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, पहले ही पढ़े थे अपन ने, अभिकारकों या क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक। और दर स्थिरांक को अभी अपन ने पढ़ के आए, ये क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं, ठीक।
इसकी इकाई कितनी होती है? अभी अपन ने पढ़े मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक। और इसके लिए अपन ने पढ़े थे कि इसकी इकाई किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर, ठीक। इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। चौथा, साम्यावस्था में क्रिया कारकों, साम्यावस्था में अपन क्या कह सकते हैं? साम्यावस्था में अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर, ठीक है, क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है ना। अग्र अभिक्रिया की दर साम्यावस्था में पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर, ठीक है। अब ये तो जो है वो अपन लेते भी हैं कि साम्यावस्था वो कौन सी स्थिति होती है? साम्यावस्था वह स्थिति जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया एक दूसरे के समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है ना। और या अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर जाता है, तो वही बात अपन ने यहाँ लिखी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? साम्यावस्था पर, ठीक। अब ये तो वेग नियतांक है। साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है। पश्च अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक। साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ये तो वेग स्थिरांक है इसलिए वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक का अनुपात, ठीक है, सदैव, ठीक, दोनों के वेग स्थिरांकों का अनुपात जो होता है वो सदैव साम्य स्थिरांक जो होता है, साम्यावस्था को ले रहे हैं ना, इसलिए साम्य स्थिरांक के बराबर, ठीक है ना। इस तरह से इसमें अपन अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया वेग और दर स्थिरांक में अंतर है, ठीक। तो ये अभिक्रिया वेग और दर स्थिरांक में अंतर हो गए, ठीक है। इसके पश्चात जो अपने को पढ़ना है वो है वेग नियम और द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में अंतर, ठीक। वेग नियम व द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में अंतर, यह द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में, ठीक है। तो वेग नियम और द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में अंतर देखें तो आप जानते हो द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से द्रव अनुपाती क्रिया के नियम, ठीक। एक कोई रासायनिक अभिक्रिया अपन लेते हैं, ठीक है, जिसमें A जो है एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर इसके भी ऊपर, ये पहला हो गया, दूसरा अपने को इसके नीचे करना है। मान लो कोई एक अभिक्रिया है जिसमें A जो होता है और वो B जो है वो आपस में मिलकर जो है वो उत्पाद बनते हैं, ठीक, उत्पाद बना है। तो इसमें द्रव अनुपाती की क्रिया के नियम से रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा? K सक्रिय सांद्रता A raised to the power A प्लस
सक्रिय सांद्रता B रेज़ टू द पावर B। ठीक है ना, इसमें क्या है, A व B का रस समीकरण मिति गुणांक है, रस समीकरण मिति गुणांक है। ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक गुणांक है। ठीक है ना, स्टिक्योमेट्रिक गुणांक में लिए गए। दर नियम अपन ने पढ़ क्या है, उसमें क्या लेते हैं इसको, अनुपात में। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में, रासायनिक अभिक्रिया की दर में। ठीक है, इसे हम जो है वो रस समीकरण मिति जो स्टिक्योमेट्रिक जो होती है उसे अनुपात में लेते हैं। लेकिन जब अपन द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लेते हैं तो इसको घात में लिया जाता है। ठीक है ना, रस समीकरण मिति अनुपात। ठीक है, पर ये जो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम है ये वास्तव में सिर्फ सैद्धांतिक है। ठीक है, सैद्धांतिक होता है। ठीक है, सिर्फ सैद्धांतिक होता है, थ्योरेटिकल। ठीक, दूसरा ये सैद्धांतिक होने, ये सैद्धांतिक है और इसके द्वारा अभिक्रिया का वेग जो है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग एक्यूरेट नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, यानी वास्तविक नहीं निकाला जा सकता, सही नहीं निकाला जा सकता। ठीक है ना, इसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का वेग वास्तविक नहीं निकाला जा सकता। एक्यूरेटली रासायनिक अभिक्रिया के वेग की गणना करना द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के द्वारा संभव नहीं। ठीक है ना, इसके लिए दर नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दर नियम का, तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया दर नियम। तो दर नियम और इसमें अंतर अपन देख रहे हैं। तो दर नियम और द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में अंतर क्या आया, इससे यही अंतर आया है कि अभिक्रिया का वेग द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से केवल सैद्धांतिक होता है। ये कैसा होता है, दर नियम के आधार पर निकालना, प्रायोगिक। ठीक है, या दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन, अभिक्रिया का वेग जो होता है उसकी माप जो होती है वो वास्तविक होती है, एक्यूरेट होती है। ठीक है ना, और ये अवास्तविक। ठीक है ना, एक्यूरेटली आप अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग को निकाल नहीं सकते। तीसरा अपन क्या कह सकते हैं, तीसरा अपन ये कह सकते हैं कि दर नियम वास्तव में द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का, द्रव्य अनुपाती, ठीक है, क्रिया के नियम का प्रायोगिक सत्यापन है। ठीक है ना, या प्रायोगिक निर्धारण है। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का प्रायोगिक निर्धारण है। ठीक है, उसी से अपन लेते हैं, इसी से। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर RAT, रेट इज इक्वल टू KA इंटू B। लेकिन अब यहां पर अपन M और N का उपयोग करेंगे, AB का नहीं करेंगे। AB जो है स्टिक्योमेट्रिक गुणांक है और M और N रेट या दर नियम, दर व्यंजक, दर समीकरण में अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के मूल, अभिकारकों की मोलों की संख्या, वास्तविक मोलों की संख्या। ठीक है ना, तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं इसके लिए यहां पर कि पहला कहां लिखे, यहीं लिखते हैं। ठीक है, पहला ये कि X, M और N जो होते हैं, ठीक है, M व N, ठीक है, वेग ये वास्तविक मोलों की संख्या है। क्रिया कारकों के वास्तविक मोलों की संख्या है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं।
उन वास्तविक मोलों की संख्या है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। दूसरी बात, m धन n जो होता है वो a प्लस a व b जो स्टिक्योमेट्रिक गुणांक है, ठीक है ना, उसके बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी होता है। ठीक है ना, m धन n जो होता है वो वास्तव में क्या है, उन वास्तविक मोलों की संख्या है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, जिसमें अपन ने देखे किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, और दूसरा दर नियम। ठीक है ना, दर नियम से हमको क्या पता चलता है, दर नियम जो होता है उससे हमें ये द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का प्रायोगिक निर्धारण है। दूसरा, इसका मान प्रायोगिक ऑथेंटिक एक्यूरेट होता है, जबकि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से हमें किसी अभिक्रिया के वेग का एक्यूरेट मान नहीं निकलता। ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन वास्तविक नहीं होता। ठीक है ना, ये केवल सैद्धांतिक होता है। ये दोनों में मूलभूत अंतर है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम और वेग नियम में ये मूलभूत अंतर होता है। ठीक है ना, तो ये m धन n का मान स्टिक्योमेट्रिक मान AB के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये अपन ने अभी तक पढ़ा क्या, वेग नियम और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में अंतर। ठीक, अब इसके बाद अपने को जो पढ़ना है वो है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि के अंतर्गत अपन देखते हैं वेग नियम या दर नियम से ही देखते हैं अपन। तो वेग नियम या दर नियम के आधार पर एक रासायनिक अभिक्रिया अपन रखते हैं। A जैसा अभी पढ़े थे, A प्लस B B ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक, तो वेग नियम या दर नियम से रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, K इंटू A का कंसंट्रेशन M और इंटू B का कंसंट्रेशन N। ठीक है, तो यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि जो होगी, अभिक्रिया की कोटि वो m धन n होगी। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो m धन होगी या क्या कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, ठीक, वेग समीकरण या वेग व्यंजक, ठीक है ना, वेग समीकरण या वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग होती। ठीक, के घातांकों का योग होती अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, वेग नियम, वेग व्यंजक, वेग समीकरण एक ही बात है, में अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं या सांद्रताओं के घातांकों का योग होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन अभिक्रिया की कोटि को
परिभाषित कर सकते हैं। या उन अणुओं और परमाणुओं की संख्या होती है या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, उन अणुओं परमाणुओं या आयनों की संख्या होती है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इस तरह से अपन अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है अणुसंख्यकता। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी या अणुसंख्यकता जो होती है, ये उन समस्त अणुओं या परमाणुओं या आयनों, समस्त या संपूर्ण, इसमें महत्वपूर्ण, ठीक है, उन समस्त अणुओं परमाणु या आयनों की संख्या है। ठीक है ना, ये उन समस्त अणुओं परमाणु और आयनों की संख्या होती है जिसके फलस्वरूप या जिस पर अभिक्रिया, जिसके द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये उन समस्त अणु परमाणु और आयनों की संख्या होती है जिस पर रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया होती है। या रासायनिक अभिक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होती है प्राथमिक और दूसरी जटिल। ठीक है, तो प्राथमिक अभिक्रिया तो एक पद में पूर्ण होती है। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया, एक पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या या परमाणु या आयनों की संख्या को देखकर हम अणुसंख्यकता का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जटिल अभिक्रिया वो होती है जो दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती है। तो दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाओं में हमें अणुसंख्यकता का पता लगाना एक जटिल काम है। ठीक है ना, इसलिए इसमें सारे ही पदों को प्राथमिक पद मानकर सभी पदों की अणुसंख्यकता अलग अलग निकाली जा सकती है, निकलती है। ठीक है, तो वास्तविक अणुसंख्यकता इसकी निकालने के लिए हमें इसके रेट डिटरमाइंड स्टेप या वह पद जो सबसे मंद या सबसे धीमी गति से हो रहा है या मंद पद हो रहा है, उसके आधार पर निकालना पड़ता है। मंद पद पर भाग लेने वाले अणुओं और परमाणुओं की संख्या को हम उसकी अणुसंख्यकता कहते हैं, या उस आधार पर इसकी अणुसंख्यकता निकाली जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता में अंतर है। ठीक है, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता में अंतर या आणविकता में अंतर। तो ये अपन लास्ट पार्ट में आ गए। ठीक है, अणुसंख्यकता या आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ठीक है, तो यहां पर अपन जैसा पहले लिख रहे थे, उन संपूर्ण अणुओं की संख्या है, ये उन संपूर्ण अणुओं परमाणुओं या
आयनों की संख्या है, जिस पर रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले संपूर्ण अणुओं, परमाणुओं, अणुओं की संख्या को हम उसकी अणुसंख्यकता कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अणुओं और परमाणुओं की संख्या को हम उसकी अणुसंख्यकता कहते हैं। और अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो वेग निर्धारक पर या दर समीकरण में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या। ठीक, ये घातांक के बराबर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अपन अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा जो है दो आधार पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी अपन इसके अंतर को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये उन अणुओं या परमाणु की संख्या होती है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, या यहां से लिखें अपन उन अणुओं या परमाणुओं या आयनों की संख्या। ठीक, दूसरा इसमें लिखेंगे अपन दर नियम या व्यंजक में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक, ये तीसरा अपन पढ़े अणुसंख्यकता, ये पूर्णांक होती है। ठीक, इसको अपन लिख सकते हैं ये भिन्नांक। ठीक है, या शून्य भी हो सकती है। ठीक है, अणुसंख्यकता पूर्णांक होती है। ठीक है, और ये शून्य भी हो सकती है। ये सैद्धांतिक होती है। और ये प्रायोगिक होती है। ठीक है, ये सैद्धांतिक होती है और ये प्रायोगिक होती है। ठीक, और इसे अपन अणुसंख्यकता जो होती है बस ये चार अंतर हैं इनके बीच में। इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर आपकी किताब में दिए होंगे। लगभग 4 नंबर का इसमें प्रश्न आता है, इसलिए 4 नंबर के 4 अंतर लिखना आपको आवश्यक होता है। ठीक है, ये अणुसंख्यकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर हुए। इस तरह से ये पूरी यूनिट जो होती है अपन ने इसमें अभी तक अणुसंख्यकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर तक अपन ने इसको पढ़ा है, जो इन विभिन्न टॉपिकों के अंतर्गत अपन ने इसका अध्ययन किया। इसमें मूलभूत रूप से जो प्रश्न आते हैं वो जो मैंने बार बार आपको इसमें बताया भी है, और जैसा जैसे पढ़ाते गया वैसे वैसे उसमें जो प्रश्न आ सकते हैं उसके विषय में भी मैंने आपको इस इतने टॉपिक के अंतर्गत बताया था। ठीक है ना, इसमें 4 नंबर का प्रश्न अथवा 1 नंबर के प्रश्न का अपने को अध्ययन करना है। ठीक है, बस ये यहीं समाप्त।